हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम लोग आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है विद्युत रसायन जो है उस विद्युत रसायन में तमाम तरीके के सेल और बैटरियों के बारे में बताया गया है और उनमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुष्क सेल, बनावट, उसकी संरचना, मरकरी सेल, उसकी बनावट, संरचना, रासायनिक क्रियाएं, ये दोनों जो सेल थे वो दोनों सेल क्या प्राथमिक सेल कहलाते हैं, यानी अनुत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सीसा संचायक सेल, जिसको लेड स्टोरेज सेल कहते हैं, आम भाषा में आप बैटरी भी कहते हैं, जो आपके घरों के अंदर इन्वर्टर वाली बैटरी जो लगी होती है, ट्रैक्टर या मोटर गाड़ियों के अंदर जो बैटरी लगी होती है, उसकी कार्यप्रणाली को, उसकी बनावट को देखा था। वो द्वितीयक सेल था। आज हम जो बात करेंगे उसी प्रकार के एक और द्वितीयक सेल की, जो कि आप निकिल कैडमियम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, निकिल डैश कैडमियम सेल। आजकल बेटा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आखिर इसकी डिमांड ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है कि इसकी जो कार्य अवधि होती है अच्छी खासी होती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है इनसे। दूसरी और तीसरी बात यहां यह लगती है कि निकिल कैडमियम सेल थोड़े महंगे होते हैं। ये लेड स्टोरेज सेल की तुलना में इनकी कार्यप्रणाली अच्छी होगी तो नेचुरल बात है कि बेटा वो महंगे होंगे। तो निकिल कैडमियम सेल, इसकी अगर मैं कुछ विशेषताएं लिखूं तो विशेषताओं में पहली बात, ये महंगे होते हैं। ठीक है, महंगे। दूसरी बात, ये सीसा संचायक सेल जो हमने लेड स्टोरेज सेल, जो ये भी द्वितीयक सेल था बेटा, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज जिसे सीसा संचायक सेल कहते हैं, बैटरा जिसको आप बोल रहे हैं, लेड स्टोरेज सेल की अपेक्षा इनकी कार्यप्रणाली अच्छी होती है। कार्यप्रणाली अच्छी होती है। और क्या क्या बात बताई जा सकती है, जैसे लेड स्टोरेज सेल को हम लोग चार्ज करके दोबारा उपयोग कर लेते हैं, वैसे इसको कर लेते हैं। यानी ये भी क्या है, उत्क्रमणीय सेल है, रिवर्सिबल सेल है, उत्क्रमणीय सेल है। ठीक है, यानी उत्क्रमणीय सेलों को हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंडरी सेल, यानी द्वितीयक सेल। ठीक है, इसका जो सेल विभव मान होता है, यानी इससे कितनी ताकत ले सकते हैं हम लोग, वो सेल विभव मान करीब करीब, सेल विभव मान 1.2 वोल्ट होता है। ठीक है, कुछ किताबों में कुछ लोग 1.4 वोल्ट भी लिखा होता है, लेकिन ये 1.2 वोल्ट अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है कि किसी भी सेल के बारे में जानकारी में हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और विद्युत अपघट्य उसके अंदर कौन भरा गया है, साथ ही उसका सेल चित्र और उसमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि इसके अंदर एनोड कौन होता है। दरअसल एनोड इसके अंदर, एनोड इसके अंदर बना होता है कैडमियम का बेटा, सीडी का, कैडमियम का। ठीक है, और कैथोड जो होता है इसके अंदर वो होता है निकिल ऑक्साइड का, NiO2 का। अब देखिए कुछ किताबों में यहां पर डायरेक्ट तौर पर NiOH का ऑल्थराइज लिख दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। कुछ किताबों में यहां पर NiOH का ऑल्थराइज लिख दिया गया है। एक्चुअली है क्या, आखिर निकिल ऑक्साइड के साथ जल जब संपर्क कर ले, जल यानी H2O यानी HOH, निकिल ऑक्साइड के साथ जब जल का संपर्क होता है तो NiOH के ऑल्थराइज के रूप में भी बदल सकता है वो। इसलिए किताब में कुछ जगह निकिल OH का ऑल्थराइज भी लिखा हुआ देखेंगे आप। ठीक है, फिलहाल आप ये समझें कि एक्चुअल स्थिति जो भरी होती है वो निकिल ऑक्साइड की होती है, NiO2 की होती है। फिर इसके बाद इसमें बेटा विद्युत अपघट्य क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और वो विद्युत अपघट्य इसके अंदर ज्यादातर भरा जाता है KOH का। ठीक है ना, कुछ NaOH भी कह देते हैं, लेकिन अपन KOH की बात करेंगे, इसके अंदर KOH का होता है। तो एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य।
एनोड क्या होता है कि सर ये ऋणावेशित प्लेट होती है, कैथोड धनावेशित प्लेट होती है, और विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट KOH का जली विलयन के तौर पर रखा जाता है। अब बात आती है कि बेटा इसकी संरचना कैसी होती है। तो आप लोगों ने ये सेल अप्रत्यक्ष तरीके से कई जगह देखा होगा। ये जैसा मैंने कहा कि आजकल इसकी डिमांड बढ़ने लगी है, उसके पीछे रीजन क्या है कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छी होती है, अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है ना। साइज भी छोटा होता है इसका, बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। दूसरी बात, अब इसके अगर हम चित्र की बात करें तो चित्र को समझने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं। ये जो मैंने लिखा है यहां इस चित्र में जो बनाया गया, आप इसको थोड़ा व्यवहारिक तरीके से मेरे तरीके से समझिएगा। ये एक ऐसी धातु की छड़ होती है जो अक्रिय है, अक्रिय धातु की छड़, इसका कोई रोल नहीं है, जैसा कि नाम बता रहा हूं अक्रिय। किसी भी अक्रिय धातु की एक रॉड है, रॉड यानी छड़ है, ये कोई एनोड और कैथोड नहीं है, अक्रिय धातु की इस छड़। अच्छा, इस छड़ के ऊपर क्या होता है बेटा, जैसे कि बहुत सारे लेयर होती है, लेयर, जैसा कि ये पेज देख पा रहे हैं आप लोग, यानी मैंने क्या किया, उस छड़ के ऊपर इस पेज को फोल्ड कर दिया, देख पा रहे हैं ये, इसको फोल्ड कर दिया। समझ में आ रही बात? ये फोल्ड कर दिया का मतलब है ये जो बना हुआ है यहां पदार्थ जो भर दिया इसके चारों तरफ, छड़ के चारों तरफ, समझ लीजिए कि वो निकल ऑक्साइड का मटेरियल भर दिया गया। समझ रहे आप? यानी इस प्लेट, इस रॉड के चारों तरफ एक निकल ऑक्साइड का मटेरियल भर दिया गया, तो ये निकल ऑक्साइड का मटेरियल हो गया। अच्छा, फिर क्या होता है, निकल ऑक्साइड मतलब कैथोड का मटेरियल भर दिया गया, फिर क्या होता है कि इसके बीच में ये एनोड के संपर्क में ना आए, निकल ऑक्साइड जो कैथोड है ये एनोड के संपर्क में डायरेक्टली ना आए, तो फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और मटेरियल। अब ये मटेरियल क्या है, दरअसल इसमें क्या होता है, जैसे कि कपड़ा है, कपड़े को पानी से भिगोने के बाद उसमें KOH के विलयन को मिला दिया जाता है। समझना ध्यान से, कपड़े को भिगोने के बाद उसको बेटा NaOH या KOH, वही तो विद्युत अपघट्ट है, NaOH या KOH उसके अंदर डाल दिया जाता है, या कहते हैं कपड़े को KOH के विलयन में डुबोने के बाद उसको दूसरी लेयर फिर चढ़ा दी जाती है। समझ रहे आप? ये दूसरी लेयर चढ़ गई, जैसे कि मैंने इस डायग्राम बताया है कि अक्रिय धातु की छड़, ठीक है, उसके बाद यहां जो मैंने लिखा है धनात्मक प्लेट जो कैथोड है, जो निकल ऑक्साइड की है, उसके बाद ये है सेपरेटर बेटा, जो मैंने बताया ना कपड़ा, कपड़े को KOH के विलयन में डुबो दिया गया, और डुबोने के बाद उसको, ठीक है ना, कुछ जगह बहुत पतला कागज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कुछ जगह कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको इस तरह से समझिए, कपड़े उसको KOH के विलयन में डुबो दिया, ये एक्चुअली सेपरेटर है। सेपरेट से नाम से पता चल रहा है सेपरेट करता है, तो ये एनोड को और कैथोड को सेपरेट करता है। फिर क्या किया बेटा, समझ में आ गई? वो जो था ये है धातु की छड़, पहली लेयर हो गई जो कैथोड की होती है, निकल ऑक्साइड की होती है, धनात्मक प्लेट होती है, उसके बाद हमने सेपरेटर का रोल कर दिया, सेपरेटर का रोल हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या करते हैं हम लोग, तीसरा लेयर बनाया हमने। तीसरी लेयर किसकी होती है, कैडमियम की होती है, जो एनोड की तरह काम करती है, यानी ऋणात्मक प्लेट होती है। बात समझ में आई इस तरह का? तो जब आप इसे काटेंगे ना, तो ये मैंने काटा है, मान के चलो, काट कर इसको यूं उन कागजों को अगर मैं यूं काटूं, उन कागजों को ये अलग दिखाऊंगा तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखिए, ये काटने के बाद एक लेयर अलग दिखाई दी, ये दिखाई दी, ऐसे ये दिखाई दिया आपको। ठीक इसी प्रकार का होता है, मतलब अगर मैं डायग्राम को अगर इस तरह से पूरा बना दूं तो अंदर के मटेरियल को मैं कैसे दिखाऊंगा? समझ में आ रही है बात मैं कहना चाह रहा हूं? तो इस तरह का इस सेल की एक बनावट होती है। मतलब सेल की इस बनावट में आपने क्या क्या सीख लिया या क्या क्या समझने का कोशिश किया कि सर सेल की इस बनावट में धनात्मक प्लेट जो कैथोड यानी NiO2 की बनी होती है, ऋणात्मक प्लेट कैडमियम की, और ये सेपरेटर है, दो चीजों को अलग करता है बेटा, सेपरेट करता है। ये जो मैंने बनाया दरअसल ये धातु की प्लेट होती है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, थोड़ा सा इसको सेटल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे किसी भी, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर रोकने के लिए क्या किया जाता है, हमारी बैकबोन तैयार की जाती है, हालांकि बैकबोन का तो रोल रहता है। तो इस तरह से बेटा ये एक रॉड है अक्रिय धातु की, ठीक है ना। अब इसके ऊपर पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह का मटेरियल होता है। ये तो रह गई इनकी विशेषताएं, बना किससे होता है। अब आती है बात हमारी क्या, रासायनिक रिएक्शन की। जैसा कि मैंने ये बताया कि बेटा ये रिवर्सिबल सेल है, उत्क्रमणीय सेल है, चार्ज कर सकते हैं, यानी द्वितीयक सेल है। आ रही बात समझ में?
अब अगर मैं आपको इसमें होने वाली रासायनिक क्रियाओं से परिचित कराऊं तो वो रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट एनोड, एनोड पर हम बात करेंगे, एनोड पर। और आप जानते हो कि एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम होता है, समझते हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम होता है। अब एनोड कौन है बेटा? तो आपको कि कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़ तो नहीं बोलूंगा पर कैडमियम का मटेरियल है, ठीक है ना, उसको रखा गया है। तो कैडमियम क्या करेगा बेटा? ये कैडमियम यानी सीडी, तो इसमें जो है कैडमियम बदलता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड में। आप इतना समझ लो, कैडमियम बदलता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड में, या मैं कह सकता हूं सीडी का CdOH के ऑल्टवाइज में परिवर्तन होता है। अच्छा देखिए, यहां भी एक बात है कि कुछ किताबों में यहां लिखा है CD बदलता है CdO में, है क्या आखिर? वो कंफ्यूजन नहीं है, हम कंफ्यूजन कर रहे हैं। दरअसल कैडमियम जो ऑक्साइड है, CD जब CdO में बदलता है तो बेटा वो जल के साथ संपर्क कर लेता है। आप देखना, जल का H इस O को मिल जाए तो ये OH हो गया, और एक OH ऑलरेडी है ही, तो हम उसे ये भी कह देते हैं कि CdOH का ऑल्टवाइज। बात समझ में आई? CdO, दोबारा फिर देखिए, ये CdO और ये CdOH, सॉरी ये वाटर, राइट? वाटर यानी H2, H2 को मैं ऐसे लिखता हूं, O को अगर H मिल जाए तो बेटा ये H आ गया, और एक OH ये बचा, तो अपन कह सकते हैं CdOH का ऑल्टवाइज। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए। तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो वो रिएक्शन क्या होगी? देखिए बेटा, CD प्लस, अब इसका रोल देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा और ओपन करूं आपको समझाने के लिए, बेटा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बॉक्स बनाए, जैसा आप मेरी आदत है मैं आप उसको बताता हूं। CD ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो बदल गया CD 2 धनायन में +2 नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ये जो CD 2 धनायन बने, ये बेटा विद्युत अपघट्ट के, अब क्या है ये देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं। जैसे ये प्लेट एनोड की है ना, तो एनोड की इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले बेटा, ठीक है ना। ये मैंने एक वायर जोड़ दिया आपको समझाने के लिए, ये वायर, राइट? वायर यानी ये इलेक्ट्रॉन निकले कैडमियम के, है ना, कैडमियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो इलेक्ट्रॉन अगर मैं ये बल्ब अटैच कर दूं, ये स्थिति आ गई, ये बल्ब, राइट? बल्ब, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहे हैं, कैडमियम के परमाणु यानी कैडमियम एनोड जो कैडमियम है उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये हो गए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, राइट? उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? ये तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन किसके टच में, एनोड से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते तो वो किस पर जाएंगे? कैथोड पर, यानी इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। इलेक्ट्रॉन का पथ हमेशा क्या होता है? एनोड से कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ठीक है? चित्र को समझिएगा जरा, चित्र बनाना उतना ही है पर मैं आपको आगे की कहानी क्या समझा रहा हूं। फिर ये फिर क्या होगा? ये जो कैडमियम से कैडमियम आयन बन चुका है, ये कैडमियम आयन इस KOH के संपर्क में आता है और इसके OH नेगेटिव आयन के साथ संयोग कर लेगा। OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन कहां से आया? तो आप कह सकते हो जली KOH से। समझ में आ रही बात? तो ये बना लेंगे बेटा CdOH का ऑल्टवाइज। बात आ रही है दिमाग में आपके? देखो, CD 2 धनायन 2 OH के साथ मिलकर बनाएंगे CdOH का ऑल्टवाइज। अगर मैं इस रिएक्शन को आपको समझाने के लिए यहां लिख दूं तो देखो, कैडमियम 2 धनायन से कैडमियम 2 धनायन कट गए। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो आपको CdOH का मतलब CD 2 OH नेगेटिव आयन, और ये एरो लगाया मैंने, और एरो के बाद मैंने लिखा क्या बेटा? CdOH का ऑल्टवाइज, CdOH का ऑल्टवाइज +2 नेगेटिव। बात समझ में आई? पूरी रिएक्शन लिख दी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, एनोड की कुल क्रिया। आपको कुल क्रिया ही लिखनी है। इज दैट क्लियर? अब आती है बात दूसरी कि कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर, ठीक है, कैथोड हमारा निकेल ऑक्साइड जो धनात्मक प्लेट होती है, प्लेट कह दें, धनात्मक मटेरियल होता है, ठीक है ना। प्लेट को भी कह सकते हैं अपन NiO2 कैथोड की तरह से काम करता है, जो एक धनात्मक प्लेट होती है। कैथोड धनात्मक प्लेट है। तो अब क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन का सर्किट आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां आने लगे, राइट? यानी ये निकेल ऑक्साइड के संपर्क में आएंगे। ध्यान से देखिएगा, निकेल ऑक्साइड के संपर्क में आएंगे NiO2। निकेल ऑक्साइड के संपर्क में कौन आए बेटा? इलेक्ट्रॉन आए। मैंने पहले उसको करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब आपको ये मालूम है बेटा क्या कि सर यहां कौन मौजूद है बेटा? सोचो, यहां मौजूद है OH नेगेटिव आयन वगैरह, और साथ ही मौजूद है H2O। OH नेगेटिव आयन, H2O मौजूद है। तो ये निकेल ऑक्साइड, यहां ये भरा है निकेल ऑक्साइड जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये H2O
NiO2 और आने वाले इलेक्ट्रॉन ये संयोग करेंगे, ये कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, तो मैंने लिख दिया H2HOH। बात समझ में आई? H2 यानी HOH। H2 का मतलब समझ में आ गया? KOH जली विलयन में जो कपड़े को लपेट कर लगाया गया था बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए आउटर सर्किट से यहां तक पहुंचेंगे। अब आ जाइए आप यहां, तो इसकी होने वाली रिएक्शन को अगर मैं मेंशन करूं तो NiO2 बदलकर, देखिए NiO2 में पहले माइंड सेट करिए, NiO2 का अपचयन होगा, ये तो बात समझते हैं। तो NiO2 में Ni का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहूंगा तो बेटा कितनी होती है? +4। निकिल ऑक्साइड में निकिल का ऑक्सीकरण होता है +4, और ये +4 वाला ये निकिल आयन, NiO2 का निकिल आयन जल के साथ संयोग करके बनाता है बेटा NiOH का ऑल्टवाइज। जब ये NiOH के ऑल्टवाइज के रूप में है तो ईमानदारी से अपने आप को बताइए, अब निकिल का ऑक्सीकरण कितना हो गया बेटा? कि सर +2, तो +4 वाला निकिल का ऑक्सीकरण +2 वाले में हो गया। कैडमियम यहां ऑक्सीकरण कितना होगा? 0 बेटा, और ये बदल रहा है CdOH के ऑल्टवाइज में, तो इसका कितना होगा? +2। ऑक्सीकरण का बढ़ना, कैडमियम के ऑक्सीकरण 0 से +2 हो रहा है, इसको कहेंगे अपन ऑक्सीकरण। समझ में आ रही बात? इसी तरह से NiO2 में निकिल का ऑक्सीकरण होता है +4, और NiOH के ऑल्टवाइज में हो जाता है ये कितना? +2, यानी ऑक्सीकरण में कमी आ रही है, यानी अपचयन हो रहा है। और ऐसा कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना। प्लस बैलेंस करने की जब बात आएगी तो बेटा मैं यहां 2 लगा दूंगा। अब आप देखिएगा, ये जो OH दिख रहे हैं वो OH Ni के साथ जुड़ गए, समझो जरा, NiOH के साथ जुड़ गए। ये जो H दिख रहे हैं, ये H इस O के साथ मिलकर बनाएंगे क्या? OH नेगेटिव आयन। कितने? 2। बात समझ में आई? अब आप 2 इलेक्ट्रॉन का, तो निकिल जो 4 धनायन वाला था ना बेटा, निकिल जो 4 धनायन यानी ऑक्सीकरण 4 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए, तो ये Ni 4 धनावेश वाला Ni 2 धनायन बदल गया। वो Ni 2 धनायन 2 OH के साथ मिलकर बनाएगा NiOH का ऑल्टवाइज। अब जो बचा वो क्या क्या है कि सर देखो 2 H बचे और 2 O बचे, ये मिलकर बनाएंगे क्या? फिर OH नेगेटिव आयन। तो आपने देखा जो OH नेगेटिव आयन यहां लगे थे वो दोबारा बन गए, जो OH नेगेटिव आयन यहां लगे थे वो दोबारा बन गए। बात समझ में आई? दोबारा बन गए। इज दैट क्लियर? एक दूसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, तो ये मैंने टोटल क्रिया, जैसे मैं यहां बताता हूं कि बेटा इन क्रियाओं को अगर हम समझना चाहते हैं तो ऐसी आंशिक क्रियाएं अपने लिए बना सकते हैं, पर ओवरऑल हमें डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बैलेंस रिएक्शन, चार्ज की दृष्टि से 2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यस 2 और 2 4, 1 निकल, सब बैलेंस है। समीकरण नंबर 2 कह दिया मैंने बेटा इसको। अब एनोड और कैथोड की टोटल रिएक्शन को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगी कुल सेल अपक्रिया, टोटल सेल रिएक्शन, कुल सेल अपक्रिया बेटा। और वो कुल सेल अपक्रिया क्या होगी देखिएगा, कुल सेल अपक्रिया में आप क्या क्या काट सकते हैं कि सर देखो 2 इलेक्ट्रॉन से सर 2 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गए कुल सेल अपक्रिया में बेटा, 2 OH नेगेटिव आयन से 2 OH नेगेटिव आयन क्रॉस हो गए। अब अगर मैं कुल सेल अपक्रिया लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि सर CD प्लस NiO2 जो दिख रहा है आपको अपनी आंखों से, प्लस 2H2, आप HOH को H2 लिख सकते हैं बेटा, ठीक ना, 2HOH। HOH एक्चुअली मेरी आदत क्या है कि HOH लिखने से स्टूडेंट के अच्छा समझ में आता है, ऐसा छात्रों ने भी बताया है कि सर HOH लिखने से HOH की संख्या समझ में आ जाती है वो ही H2 बेटा, ठीक है। चलिए आगे लिखे बेटा, आगे जो दिख रहा है वो लिखेंगे हम लोग। आगे क्या दिख रहा है, CdOH का ऑल्टवाइज, CdOH का ऑल्टवाइज प्लस, ओके प्लस, एक तो ये प्लस NiOH का ऑल्टवाइज, ये हमारी बाकी और कोई पदार्थ जो थे हमारे एक दूसरे से क्रॉस होकर कट गए, ये हमारी टोटल ऑल रिएक्शन हो गई, ओवरऑल रिएक्शन निकिल कैडमियम सेल की हो गई। बात समझ में आई। अब चूंकि मैंने बेटा ये बोला है उत्क्रमणी सेल है, यानी इसका मतलब जब ये फंक्शन कर रहा है इससे हम इसमें होने वाली केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदल रही है और हम उस ऊर्जा का उपयोग हमारे उपकरणों में डलने पर हो रहा है। समझ में आ रही बात। लेकिन जब हम इसे चार्ज करते हैं तो क्या होगा, पूरा सिस्टम उल्टा। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो रिएक्शन यहां मैं लिख देता हूं बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा दिया मैंने। समझ में आ रही बात, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा दिया। तो सबसे पहले तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर बेटा इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो मैंने यहां ये मेंशन कर सकता हूं, आगे की तरफ अपन कह रहे हैं डिस्चार्ज, मतलब जब हम इसका हमें बेटा इसमें होने वाली रासायनिक क्रियाओं से हमें ऊर्जा मिल रही है तो वो डिस्चार्ज है। और जब हम चार्ज करेंगे तो ये मटेरियल दोबारा इसमें बदलेंगे, तो नीचे मैंने कर दिया चार्ज। इसी तरह से यहां लिख दिया मैंने डिस्चार्ज और नीचे लिख दिया मैंने चार्ज। समझ में आ रही बात, नीचे लिख दिया डिस्चार्ज। कुल सेल अपक्रिया में भी मैंने लिख दिया डिस्चार्ज, ओके, और यहां लिख दिया चार्ज। बात समझ में आई।
सेल की बनावट समझ में आई? तो चित्र तो आपको वैसा ही बनाना जो मैंने ये बनाया था। ये तो कुछ कार्य प्रणाली वाली कहानी को मैं अगर समझाऊं तो कुछ इस तरह की प्रक्रिया होगी। ठीक है, बात आ रही दिमाग में बेटा? ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको समझने के लिए, बात बनाने के लिए मैंने और भी चीजों को यहां इंक्लूड किया। तो आप क्या करें बेटा, इस चित्र का इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये था हमारा द्वितीयक सेल। एक द्वितीयक सेल हमारे सिलेबस में लेड स्टोरेज सेल है और दूसरा द्वितीयक सेल है हमारे लिए निकल कैडमियम सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट करो फटाफट आप लोग। ठीक है, नोट करिए बेटा इसे। तो बेटा हम लोग आज के इस वीडियो में ईंधन सेल के बारे में भी स्टडी करेंगे। अब ये ईंधन सेल क्या है? ये एक प्रकार के बेटा वोल्टीय सेल होते हैं। वोल्टीय सेल यानी गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल क्या होते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, यानी जिनके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, वो वोल्टीय सेल कहलाते हैं। अब है क्या बेटा, इसमें दिया गया नाम ईंधन सेल। तो ईंधन सेल का मतलब ये निकला, दरअसल इन सेलों में क्या होगा, ईंधन डायरेक्टली, ईंधन, और वो ईंधन क्या क्या हो सकते हैं किसी सेल के अंदर? हाइड्रोजन लिया जा सकता है, ऑक्सीजन लिया जा सकता है, मीथेन लिया जा सकता है, एल्कोहल लिया जा सकता है। इनको क्या किया जाता है? डायरेक्टली जलाया जाता है, ये कहते हैं दहन किया जाता है। ईंधन का डायरेक्टली जब दहन किया जाएगा तो होने वाली रासायनिक क्रिया से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ईंधन का डायरेक्ट दहन कराकर होने वाली रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अच्छा, ये बहुत अच्छे सेल माने जाते हैं। बहुत सारे अंतरिक्ष कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे अपोलो का अंतरिक्ष कार्यक्रम हुआ था, अंतरिक्ष यात्री अपने साथ इसी प्रकार के सेल लेकर जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसी प्रकार के सेलों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं, तुरंत बनाए जा सकते हैं। दूसरा, यानी इसको बना बनाए ले जाने की जरूरत नहीं है, उस वक्त भी बनाया जा सकता है वहां ले जाकर। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल ले जाकर। तो एक तो आज ये बात होगी। दूसरी बात, बहुत साइलेंट होते हैं, कोई आवाज नहीं करते हैं। तीसरी बात यानी ये साइलेंट होते हैं। इसके अलावा इनसे कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बनता जो प्रदूषण करे, यानी इसका मतलब ये प्रदूषण रहित होते हैं। ठीक है ना, प्रदूषण रहित होते हैं। इनमें लगातार अगर दहन देते जाएंगे तो इनसे निरंतर ऊर्जा प्राप्ति होती जाएगी। निरंतर ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत हैं बेटा, निरंतर ऊर्जा प्राप्ति होती रहेगी। ठीक है, निरंतर ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत हैं ये। और इनकी जो इफिशियंसी है, दक्षता है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, उच्च, हाई इफिशियंसी, उच्च दक्षता। इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके के अच्छे सेल भी माने जाते हैं। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इनका उपयोग किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इनका उपयोग किया गया था। साइंटिस्ट इनको लेकर गए थे, अंतरिक्ष के जो अंतरिक्ष यात्री है वो लेकर गए थे। अंतरिक्ष, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इनका उपयोग किया गया था। ठीक, अब और क्या बता रहा हूं। अच्छा, एक इनमें से एक, इन तमाम प्रकार के ईंधन सेल होते हैं, उनमें से एक सेल हमारे सिलेबस में दिया गया जिसको अपन पढ़ेंगे H2O2 ईंधन सेल। किसको बेटा? H2O2 ईंधन सेल। तो इसकी इस ईंधन की एक विशेषता भी है। इस ईंधन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन करने से एक पदार्थ बनता है जो आप जानते हो, जल। यानी यहां पर जल की प्राप्ति होती है H2O। और इस H2O बनता है, H2O अगर बनता है तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी साइंटिस्ट को फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, साइंटिस्ट को बेटा अलग से जल ले जाने की जरूरत नहीं है, वो तो और प्योर जल बना सकते हैं। समझ में आई बात? ईंधन सेलों में से एक ईंधन सेल के बारे में हमारा आज डिस्कशन है, जिसमें H2O2 ईंधन सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब H2O2 ईंधन सेल का मतलब क्या है कि H2O2 ईंधन सेल एक प्रकार के वही वोल्टीय सेल होते हैं। वोल्टीय सेल क्या होते हैं? जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब रासायनिक ऊर्जा कैसे बनेगी? रासायनिक क्रियाएं होंगी। रासायनिक क्रियाएं किन में होंगी? तो सेल कौन है हमारा बेटा? H2O2। ठीक, तो H2O2 ईंधन सेल होता क्या है? अगर मैं डायग्रामेटिक स्थिति से बताऊं तो सबसे पहले आप ये समझ लें बेटा कि इसके अंदर दो
रॉड होती हैं, छड़ होती हैं, ये छड़ें ज्यादातर अक्रिय पदार्थों की बनाई जाती हैं, ठीक है, या किसी भी चीज की बना दो और ऊपर ऐसे पदार्थ का लेपन कर दो, ऐसे पदार्थ का लेपन कर दो जो क्रिया स्वयं ना करे। समझ रहे आप, स्वयं क्रिया ना करे। यहां अगर मैं बात करूं बेटा, यहां अगर मैं बात करूं तो ये जो दो है, दरअसल ये मैंने ग्रेफाइट की दो छड़ें ली हैं। आपको कि सर ग्रेफाइट की छड़ें, तो ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हो कि ग्रेफाइट बेटा कार्बन का एक अपर रूप होता है जो विद्युत का चालक है। समझ में आती है बात, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये बात आप जानते हैं। तो दरअसल ये ऐसा समझ लिया जाए। अच्छा, इन छड़ों के ऊपर क्या किया हमने, ग्रेफाइट की इन छड़ों के ऊपर हमने क्या किया, ग्रेफाइट की इन छड़ों के ऊपर अगर मैं यहां थोड़ा सा इंडिकेट अभी कर दूं आपको, ग्रेफाइट की छड़ और ग्रेफाइट की इन छड़ों के ऊपर रॉड जो इलेक्ट्रोड का काम करेंगी बेटा, एक एनोड होगा और कैथोड होगा। तो दरअसल इसमें दोनों ही छड़ ग्रेफाइट की बनी होती हैं। इसकी बनावट अगर मैं कहूं तो दोनों ही छड़ ग्रेफाइट की बनी होती है, लेकिन उनके ऊपर हम लोग पीटी ब्लैक, ब्लैक क्यों कह रहा हूं, दरअसल प्लेटिनम का एक अपर रूप होता है, पीटी ब्लैक का लेपन कर देते हैं बेटा। यानी जिस तरह से हम अपने चेहरे पर जब हम लोग गर्मियों के दिनों में बाहर निकलते हैं तो सूर्य की किरणें हमारी स्किन को खराब ना करें, तो कुछ लोग, आप भी लगा लेते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए कुछ क्रीम लगा लेते हैं। इससे का फर्क क्या होगा, हमारी स्किन पर सीधा अल्ट्रावायलेट रेज का असर नहीं पड़ेगा। समझते हैं आप इस बात को, बस ऐसा समझ लो कि इनके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन कर दिया गया है। अच्छा, पीटी की एक विशेषता और है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड, एक एनोड है और एक कैथोड है, ये सब समझ लीजिए, ये एनोड और ये कैथोड है, ठीक। अब मैं आपको जो आगे की इसकी बात बताऊं कि भाई इसके अंदर और क्या क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि इस साइड से यहां से H2 गैस डाली जाती है, यहां से H2 गैस बेटा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। और H2 गैस जिस साइड से प्रवाहित की जा रही है, समझ लीजिए वो एनोड का काम करेगा, एनोड की तरफ से वो H2 गैस डाली जा रही है, ऐसा समझो, ठीक है। ये मैं पात्र बना रहा हूं, इस पात्र की बात ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपको धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ी सीधी लाइन नहीं बन पा रही, मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, ओके। नाउ बस इतने से ठीक है, टेढ़ी है बनी रहने दो, ओके। ये थोड़ी सी मैं यहां एक चेंज करता हूं, चेंज कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा मैं ऐसे, मैंने ये लगाया, ऐसे लगाया, फिर मैंने ये थोड़ा सा यूं बनाया वायर की दृष्टि से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये बन गया हमारा ये, ओके। तो यहां से ये बीच में मैंने गैप दिया यहां मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको बेटा कि इस साइड से O2 गैस इसके अंदर आती है। कौन सी गैस, O2 गैस। अब आप समझ में आओगे क्यों कहते हैं H2O2 ईंधन सेल, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है, ओके। एक्चुअल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जलाती है, ऐसा समझ लो, इसलिए हाइड्रोजन या ईंधन है और O2 यहां पर ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन के ऑक्सीकृत करेगा, उसको जलाएगा, अपन कहते हैं H2O2 ईंधन सेल है। और इसके अंदर O2 गैस जिस साइड से भेजी जाती है वो कैथोड का काम करेगा, ये कैथोड, ठीक है, यानी ये कैथोड और ये एनोड है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, यहां मैंने भर दिया तो आपने कैथोड एनोड पता कर लिए, ठीक है ना, ये भर दिया गया बेटा, क्या, ये KOH का विलयन भर दिया गया जो विद्युत अपघट्ट का काम करेगा। किसका बेटा, KOH का विलयन, KOH जली KOH का विलयन भर दिया, एक्वस कह दिया ना मैंने यहां। ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, विद्युत अपघट्ट का काम करेगा, विद्युत अपघट्ट का, ठीक है। H2O2 ईंधन सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये इसका चित्र हो गया, तो चित्र में कोई खास बात नहीं थी, राइट। सेल की प्रणाली में समझने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है। तो आप क्या कहोगे, इसमें एनोड व कैथोड दरअसल ग्रेफाइट की छड़ होती है जिसके ऊपर पीटी ब्लैक का लेपन होता है, ठीक है, पीटी ब्लैक का। पीटी ब्लैक की एक और खासियत होती है, पीटी बेटा, पीटी धातु पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित जल्दी होती है, और धातुओं की तुलना में हाइड्रोजन गैस पीटी को जल्दी अधिशोषित कर लेती है, ठीक है, यानी ज्यादा अधिशोषित कर सकती है, इसलिए भी पीटी ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होगा बेटा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ये संयुक्त कंबाइन होंगी तो यहां वाटर बनेगा, रिएक्शन में क्या बनेगा, H2O बनेगा, H2O, वही तो H2O मैंने बनाया, कि क्या बनता है बेटा इसमें प्रोडक्ट, H2O बनता है फॉर यूज ड्रिंकिंग पर्पज,
समझ में आ गई बात? तो ये सेल चित्र हो गया। सेल चित्र की सेल की बनावट आपने देखी, एनोड और कैथोड ग्रेफाइट की छड़ जिन पर पीटी ब्लैक का लेपन चढ़ा रहता है। एनोड की तरफ से H2 गैस इसमें भेजी जाती है, कैथोड की तरफ से O2 गैस भेजी जाती है। अब होने वाली रासायनिक क्रियाएं क्या क्या है ये देखिए। एनोड से H2 गैस जो पहुंचती है बेटा, तो इसमें होता है H2 का ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटा? H2 यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला काम होगा, ये आप जानते हैं। तो अगर मैं इसकी क्रिया को लिखूं तो वो क्रिया ये होती है कि H2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर H धनायन में बदलेंगे, वो H धनायन विद्युत अपघट्ट के OH निगेटिव आयन के साथ संयोग करेंगे। जैसा मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, इसके साथ संयोग करने पर बनेगा बेटा H2O यानी HOH प्लस कौन निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस की दृष्टि से हम बात करें यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लगा दिया मैंने ये 2 H2O कर दिए। देखिए 2 H2O करने से ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, तो यहां भी 2 लगाएंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है हमारी समीकरण नंबर 1। बात समझे? H2 का ऑक्सीकरण हो गया कि नहीं H2O में? क्योंकि H2 में H का ऑक्सीकरण 0 होता है और H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन +1 होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, वो इलेक्ट्रॉन वो दिखा रहे हैं अपन। ठीक है ना? ये सीधे अर्थों में समझ लो, एक H, एक OH, एक H2O, दूसरा H, दूसरा OH, 2 H2O, 2 निगेटिव जो दिख रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन। आसान है ना? चलो खैर, को मिलाकर समझ में आना चाहिए। ओके, अब कैथोड पर क्या होगा बेटा? कैथोड की तरफ से कौन सी गैस भेजी जा रही है? O2। तो ये जो O2 है, हमें मालूम है कि इस पर क्या होता है कि सर O2 का अपचयन होगा। अपचयन होता है कि नहीं बेटा कैथोड पर? O2 का अपचयन होगा। अपचयन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण में कमी हो जाए। क्यों होती है ऑक्सीकरण में कमी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसकी रिएक्शन को अगर मैं इसकी रिएक्शन को टोटल यहां लिखूं तो वो रिएक्शन होगी बेटा, चलिए ये सेल अपक्रिया मैंने यहां से हटा दी, यहां से स्टार्ट करता हूं। O2 प्लस ये जो O2 यहां से भेजी जा रही है बेटा, O2 जो यहां से भेजी जा रही है उसका क्या होगा? वो H2O के साथ संयोग करेगी बेटा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी बेटा। राइट? O2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और H2O जो बन चुका है उसके साथ भी इसका संयोग होता है। अब इनको अगर मैं जोड़ूं तो क्या लिखा जाएगा? तो आपको कि सर देखो H2O को आप HOH के रूप में भी लिख सकते हो, तो ये बनाएगा बेटा आपके लिए यहां से O2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाता है, ये OH निगेटिव आयन में बदल जाएंगे। अब कितने OH निगेटिव आयन बनेंगे जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस रिएक्शन में O2 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए, अगर मैं बेटा यहां हाफ लगा देता हूं तो हाफ O2 का मतलब 1 ऑक्सीजन हो गया। बेटा इधर समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसान है, आपको आम भाषा में समझाऊं। 1/2 O2 है तो O कह दिया मैंने, समझना ध्यान से। ये O अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो किस में बदल जाएगा बेटा? O 2 निगेटिव आयन में बदलेगा कि नहीं? 1/2 O2 को O समझ सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर OH निगेटिव। और H2O की ABCD अगर मैं पढ़ाऊं तो वो ये होती है, बिल्कुल सिंपल बात, HOH। अब आप देखिएगा, ये तो हमारे पास एक OH निगेटिव आयन तो ये है ही, और ये H इस O के साथ संयोग करके दूसरा OH बनाएगा। बात आ रही है मेरे दिमाग में? तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना 2 OH निगेटिव आयन। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और इन दोनों को जोड़ दें हम, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कुल सेल अपक्रिया जो हमारी एनोड कैथोड की अपक्रिया को जोड़कर बनाई जाती है, तो क्या कहोगे बेटा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाएंगे, 2 OH निगेटिव आयन से 2 OH निगेटिव आयन क्रॉस हो जाएंगे, इस साइड में 2 H2O, इधर 1 H2 है, तो मैंने गोला लगा दिया कि मतलब ये H2O खत्म हो जाएगा, 2 H2O में से 1 H2O आपके राइट साइड में एरो के बाद बचेंगे। ठीक है? तो क्या बचा कि सर लिखो H2 प्लस हाफ O2 1/2 O2 इज इक्वल टू, समझे आप, H2 प्लस हाफ O2। अब देखो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये भी यहां कट चुका है, एक कट चुका है, एक बचा है लेकिन वो उस साइड में, तो मैंने लिख दिया प्लस H2O। इस साइड में इलेक्ट्रॉन कट गए, ये कट गए, 2 H2O में से 1 H2O कट गए, तो H2O ये हो गई हमारी कुल सेल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अपन ये भी कह सकते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मतलब कैसे कह सकते हैं आम के आम गुठलियों के दाम? के सर आम के आम का मतलब है H2O2 जाने से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति तो हो रही है, साथ ही जो गुठली बनी, गुठली मतलब जो H2O बना, उस H2O का उपयोग अपन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कर सकते हैं। बैठी बात दिमाग में? तो ये पूरी बेटा H2O2 ईंधन सेल की कार्यप्रणाली होती है। अच्छे होते हैं, निरंतर ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत होते हैं, कोई भी ना तो साउंड पॉल्यूशन करते, ना नॉइज पॉल्यूशन करते बेटा, वॉइस पॉल्यूशन भी नहीं करते, कोई भी हानिकारक पदार्थ इसमें नहीं बनता, इनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है और ज्यादातर इनका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में किया गया था। ये इसका चित्र आप देख रहे हो, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों ग्रेफाइट की छड़ है, पीटी का ब्लैक का लेपन होता है, H2 गैस यहां से प्रोवाइड की जाती है, O2 गैस कैथोड से प्रोवाइड की जाती है, इनकी संबंधित अपक्रिया ये लिख दी है। ओके बेटा, चलिए तो मिलते हैं अपन आगे।
ठीक, थैंक यू बेटा, ओके।